नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की और उसकी जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है जो लगातार उठती रही है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं, तो आइए गहराई से समझते हैं कि ये मांग आखिर है क्यों, इसके पीछे क्या कारण है और आज क्या स्थिति है। सबसे पहले ये समझना शायद जरूरी है कि ये विशेष श्रेणी राज्य या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एससीएस ये होता क्या है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एससीएस जो है, ये संविधान में सीधे तौर पर कोई दर्जा नहीं है। ये केंद्र सरकार का एक तरह का वर्गीकरण है, कैटेगराइजेशन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, तब 5वां वित्त आयोग था, उसकी सिफारिशों पर। अच्छा। मकसद ये था कि जो राज्य मतलब भौगोलिक रूप से या सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, उन्हें कुछ अतिरिक्त मदद दी जाए। जैसे? जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, या जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, या फिर बड़ी आदिवासी आबादी है, हाँ। या फिर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमा पर स्थित हैं, या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो इन सब वजहों से उन्हें मदद की जरूरत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले किसे मिला था ये दर्जा? सबसे पहले जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को ये दर्जा दिया गया था। ओके, तो अब आते हैं झारखंड पर। झारखंड ये मांग क्यों कर रहा है? हमारे दस्तावेज बता रहे हैं कि जेएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हाल में फिर से ये मांग उठाई है और साथ में ये भी कहा है कि केंद्रीय योजनाओं में 75% हिस्सा केंद्र का हो। जी हाँ, और इसकी वजह काफी मजबूत हैं अगर आप देखें तो। एक तरफ तो झारखंड देश को लगभग 40% खनिज संसाधन देता है। सोचिए, कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम क्या नहीं है वहाँ? 40%, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ राज्य खुद काफी गरीबी से जूझ रहा है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। नीति आयोग की ही 2021 की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि राज्य की लगभग 46% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 46%? जी। और प्रति व्यक्ति आय में भी अगर देखें तो बिहार को छोड़कर ये लगभग सबसे आखिर में आता है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। इतना अमीर राज्य संसाधनों में और लोग इतने गरीब। दस्तावेज और क्या कारण बताते हैं इसके पीछे? सिर्फ खनिज का होना ही कारण है? नहीं, सिर्फ होना नहीं बल्कि उसके प्रभाव भी हैं। देखिए, खनन की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। लोगों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है आदिवासी समुदायों पर, जिनकी आबादी राज्य में आप जानते हैं 26% से ज्यादा है। हाँ, आदिवासी आबादी तो काफी है वहाँ। और ये समुदाय अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। फिर जैसे यूरेनियम खनन है, जादूगोड़ा का इलाका, वहाँ स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं। पीढ़ियों से लोग मलेरिया, टीबी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये भी एक बड़ा पहलू है। और बुनियादी ढांचे का क्या हाल है, जैसे सड़कें वगैरह? वो भी एक मुद्दा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। सड़कों का जो घनत्व है वो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, तो कनेक्टिविटी की भी समस्या है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्र निर्माण में इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद राज्य खुद कई पैमानों पर पीछे रह गया। ये मांग कब से चल रही है? ये नई तो नहीं लगती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं है। ये तो जब 2000 में झारखंड बना बिहार से अलग होकर, लगभग तभी से ये मांग उठ रही है। आपको याद होगा उस वक्त उत्तराखंड को एससीएस मिला था, लेकिन झारखंड को नहीं मिला। अच्छा। हाँ। फिर 2013 में एजेएसयू पार्टी ने, जो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन है, उसने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था इसके लिए। और उसी साल रघुराम राजन कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उस रिपोर्ट ने झारखंड को देश के सबसे कम विकसित राज्यों में 5वां माना था। मतलब पिछड़ापन तो माना था, लेकिन अजीब बात यह हुई कि उसी कमेटी ने एससीएस के जो पुराने मानदंड थे उनको ही खत्म करने की सिफारिश कर दी। अरे, ये तो अजीब बात हुई। हाँ, और अभी हाल में 2025 में जेएमएम ने फिर से 16वें वित्त आयोग के सामने ये मांग दोहराई है। लेकिन अब तो योजना आयोग नहीं है, 2014 से नीति आयोग आ गया है। तो क्या नीति आयोग के आने से इस मुद्दे पर कोई फर्क पड़ा है? उनका क्या रुख है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, आप कह सकती हैं। नीति आयोग के बनने के बाद और वो रघुराम राजन कमेटी की सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक तरह से यह तय कर लिया कि अब नए राज्यों को एससीएस नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब एससीएस अब बंद? लगभग वैसा ही। अब सरकार का जोर राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज देने पर है, या फिर टारगेटेड योजनाएं चलाने पर है, जिससे उनकी खास जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो क्या नीति आयोग ने झारखंड के लिए ऐसे कुछ कदम उठाए हैं, कुछ पैकेज या योजनाएं दी हैं? हाँ, कुछ पहले जरूर हुई हैं। जैसे उनका एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। उसके तहत झारखंड के जो पिछड़े जिले हैं, जैसे गढ़वा, सिमडेगा, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, पानी, इन सब पर विशेष ध्यान दिया गया है।
अच्छा, और गढ़वा जिले को तो अभी 2024 में कृषि और जल संसाधन में अच्छे काम के लिए पुरस्कार भी मिला था। चलिए ये तो अच्छी बात है। जी। और नीति आयोग ने झारखंड की एक स्पॉट टेस्टिंग प्रणाली की भी तारीफ की है, जो शायद शिक्षा के मूल्यांकन से जुड़ी है। इसके अलावा खनिजों को बंदरगाह तक आसानी से पहुंचाने के लिए एक साहिबगंज धामरा पोर्ट सड़क परियोजना है, उसको भी नीति आयोग का समर्थन मिला है। तो अब कुल मिलाकर स्थिति क्या है? क्या झारखंड को एससीएस मिलने की अब कोई उम्मीद है या नहीं? देखिए, साफ तौर पर कहें तो केंद्र सरकार ने 2018 में ही स्पष्ट कर दिया था कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अब किसी नए राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा यानी एससीएस नहीं मिलेगा। तो तकनीकी रूप से देखें तो एससीएस की उम्मीद अब न के बराबर है। इसीलिए अब झारखंड की जो मांग है वो भी व्यवहारिक तौर पर विशेष आर्थिक पैकेज पर ज्यादा केंद्रित हो गई है, ज्यादा केंद्रीय मदद वाली योजनाओं पर। हाँ, ये समझ आता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नीति आयोग की बैठकों में कई बार विशेष पैकेज की मांग रखी है, खासकर आदिवासियों, किसानों और ग्रामीण विकास के लिए। और हाल के कुछ सालों में जैसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे कुछ पैकेज राज्य को मिले भी हैं। तो संक्षेप में कहें तो झारखंड का पिछड़ापन, उसकी बड़ी आदिवासी आबादी और देश के विकास में उसका भारी योगदान, इन सब को देखते हुए विशेष दर्जे की मांग में दम तो लगता है। लेकिन केंद्र की नीति अब बदल चुकी है, तो अब रास्ता विशेष पैकेजों के जरिए ही निकालना होगा। हाँ, बिल्कुल। स्थिति थोड़ी जटिल है। एक तरफ राज्य की जरूरतें हैं जो कि वास्तविक हैं और काफी गंभीर हैं, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का एक नया नजरिया है, एक नई नीति है। नीति आयोग के जरिए कुछ मदद तो पहुंच रही है जैसा हमने देखा, पर सवाल यह है कि क्या ये मदद एससीएस का सही विकल्प बन पाएगी, खासकर जब हम विस्थापन, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसी गहरी चुनौतियों को देखते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा। और यहीं पर एक विचार करने वाली बात सामने आती है ना, कि भविष्य में केंद्र और राज्य सरकारें कैसे बेहतर तालमेल बिठा सकती हैं, ताकि ये जो विशेष पैकेज और योजनाएं हैं ये सिर्फ आंकड़ों में ना रह जाएं, बल्कि जमीन पर उनका असर दिखे। खास तौर पर खनन से प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ लोगों का पुनर्वास कैसे हो, आदिवासी कल्याण कैसे हो, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एक सतत विकास कैसे हो, सिर्फ संसाधनों का इस्तेमाल ही ना होता रहे। इस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत। इस जर्म मॉडल तक पहुंच गई। जरूर। तो अमर पांडे